बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानब गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौका पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे से खिताब किया। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो आज उसकी मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के दूरस नताइज क्या होंगे, अपनी राय से प्लीज हमें आगाह कीजिएगा। पॉलिसी का पता होगा तो मैं किसी राय का इजहार करूंगा। ये तो पॉलिसी यकीनन कोई अच्छी पॉलिसी होगी, लेकिन ये पॉलिसी जो है ये अभी तक हमारे सामने तो नहीं आई। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी जो है, और कल ही काबीना के सामने पेश होगी गालिबन, फिर उसके बाद कहीं पार्लियामेंट में आएगी या हम तक पहुंचेगी, इसके खदोखाल पहुंचेंगे तो फिर हम इस पर तबसरा कर सकेंगे। लेकिन इस पॉलिसी की जो आखिरी ब्रीफिंग थी वो उसमें जिसमें अपोजिशन बाइकआउट कर गई थी, और हमारे इंतहाई मोहतरम मोईद यूसुफ साहब ने कहा था कि वो ब्रीफिंग दे रहे थे और एक खातून बहन निकली थी, सायरा साहिबा थी गालिबन, उन्होंने कहा था कि वो बता रहे हैं कि नलके में से गैस निकलेगी तो क्या होगा, तो इस तरह की कोई बात कर करा के वो चले गई थी। वो तो मजाक उड़ा के चले गए। तो अभी कौमी सलामती पॉलिसी जो है यकीनन ये वो तो नहीं होगी। इसमें तो बहुत संजीदा आज अस्करी हुकाम भी थे और बाकी भी थे, तो लेकिन इसको फाइनल करने से पहले अगर इसमें थोड़ी सी डिबेट हो जाती, या मेरा ख्याल है इस तरह से होगा कि ये इसका एक मुसवदा सामने आएगा और फिर इस पर बहस होगी। ये अगर मंजूर हो गई है तो फिर तो इस पर हम क्या बात कर सकते हैं, इस पर तारीफ ही करेंगे। अगर ये मंजूरी हो गई है तो मतलब देखें ना, फिर और क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अगर इस पर कोई डिस्कशन होगा कौमी सलामती पॉलिसी, उस पर जो है फिर जाहिर है लोग भी अपनी बात करेंगे, हम मुख्तलिफ जो तबके हैं माशरे के उनसे राय ली जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी है पर बड़ी चीज़ है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है, तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट के लिए आएगी, लोगों में इसका मुसवदा या जो भी है ये डिबेट होगी, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, और इस पर एक डिस्कशन होकर फिर ये जिस तरह से वो नेशनल एक्शन प्लान से पहले उसके कुछ खतोखाल सामने आए थे, एक बहस हुई थी, एक रायमा बनी थी, फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद की बात हुई थी जो कि नहीं हो सकी मुकम्मल बदकिस्मती से। लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हैं मुल्क की सियासत में वो इम्पॉर्टेंट हैं। कौमी सलामती पॉलिसी यकीनन इम्पॉर्टेंट है और वो जब सामने आएगी तो उसमें तबसरा कर सकेंगे हम बैठ के, तबसरा दूसरी शख्सियात से हासिल कर सकेंगे। लेकिन जो देखें ये मुल्क की सलामती के हवाले से जो मैं कहता हूँ सियासी अदम इस्तेकाम और ये मामला जो हैं किसी तरह इनको थम जाना चाहिए। और अब इसमें जो एक फौरी तौर पे इशू है, एक तो ये है कि कल काबीना का इजलास है, उस काबीना के इजलास में अभी तक ऑफिशियली ये बात नहीं है कि क्या उसमें वो दो बिल पेश हो रहे हैं या नहीं पेश हो रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से अभी कुछ देर पहले हमने बात की एक या दो वज़रा से, तो उन्होंने कहा कि एजेंडे में वो शामिल होगा, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बिल है और जो फाइनेंस बिल है वो कल असेंबली में पेश होगा, उसमें काबीना में पेश होगा, और फिर परसों जो है वो शाम को इजलास कौमी असेंबली का परसों होगा, कल इजलास नहीं है गालिबन। और इसी दौरान कल जो है गालिबन वो ये जो राना शमीम साहब का एक एफिडेविट और वो साकिब निसार साहब और वो सारा मामला चल रहा है, ये है मामला, इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं कि इसका ये होने क्या जा रहा है और क्या इसकी कोई इसकी हैसियत क्या है, और क्या जो नाहली है वो ख़त्म हो सकती है, नहीं हो सकती। इस पर लीगल ओपिनियन शखावर एडवोकेट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। शखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शखावर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो राना शमीम साहब का, जस्टिस राना शमीम साहब का एफिडेविट है, अब ये एफिडेविट जो है ये नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में साइन हुआ है या दफ्तर में साइन नहीं हुआ, इन दोनों में क्या फर्क है, पहले तो जरा ये वजाहत फरमाइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमें देखना ये है कि एफिडेविट जो होता है वो किस मकसद के लिए दिया जाता है। एफिडेविट बेसिकली जी एक बयान हल्फी होता है। अच्छा। और जिसको एक ओथ कमिश्नर या नोटरी जो है वो अटेस्ट करता है कि ये जो है जो दे रहा है वो मेरे
सामने दी है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। ठीक है। अब ये चीज इमटेरियल है कि वो बयान हल्फी कहाँ दिया गया है, वो जो लॉयर है या जो सोलिसिटर है या जो हेल्थ कमिश्नर है उसके ऑफिस में दिया गया है या किसी और के ऑफिस में दिया गया है। सिर्फ ये बात कि वो ये इस बात की तस्दीक कर दे कि ये बयान हल्फी जो डेपोनेंट है उसने मेरे सामने दिया है, ये काफी है। लेकिन अब देखना ये है कि नहीं, एक मिनट, कथा कलामी अगर ये नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में हुआ है तो इससे या दफ्तर से बाहर हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मुकदमे पे? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये इमटेरियल है। अच्छा, कि सिर्फ ये देखना है कि एक बयान हल्फी है जो किसी ने तहरीर किया है और जिसको किसी ने अटेस्ट किया है, क्योंकि अटेस्ट वही कर सकता है जिसके पास लाइसेंस हो बयान हल्फी अटेस्ट करने का, वो उसको ओथ कमिश्नर कहते हैं। अच्छा, तो ये तो वैसा समझता हूँ कि इमटेरियल है कि कहा ये तो सड़क पे भी अगर किसी ने दिया है और उसको वाकई ओथ कमिश्नर ने अटेस्ट किया है तो वो एक वैलिड बयान हल्फी है। लेकिन यहाँ देखना ये है कि फर्ज करें कि वो एक बयान हल्फी राना शमीम साहब ने एक एग्जीक्यूट किया, वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन वो उनके पास अगर पड़ा हुआ है तो उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनके पास पड़ा रहे 1 साल 2 साल 4 साल, ना वो एविडेंस है ना उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू है। हाँ, उसकी एविडेंटरी वैल्यू तब हो सकती है कि वो किसी जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो। अब बयान हल्फी कोई क्यों देता है? बयान हल्फी हम तब देते हैं कि जब हम कोई मुकदमा दायर करते हैं, उसमें साइल की तरफ से कोई दरखास्त देती है, वो देते हैं, तो उसकी सपोर्ट में एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो दरखास्त गुजार एक बयान हल्फी भी दे जिसको ओथ कमिश्नर अटेस्ट करे और वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो, या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना हुआ है, कोई जुडिशियल कमीशन बना हुआ है, उसमें वो लोगों से शहादतें इकट्ठी कर रहे हैं, तो उनको जुडिशियल कमीशन कह सकता है कि आप अपने बयान हल्फी जमा कराएं जो कि ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड हो, तो वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा या इंक्वायरी या उस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बन जाता है। या हम अदालतों में, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट है, जैसे अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम साहब को कहा है कि आप जो कुछ कह रहे हैं या आपका जो मौकफ है उसको बयान हल्फी की शक्ल में अदालत में जमा करा दे। अच्छा, तो जब अदालत में जमा हो जाएगा बयान हल्फी की शक्ल में, तो वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं रहेगा, वो फिर एक जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और जब कोई चीज जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, उसको मैं भी उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको कोई भी कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मेन माखज ये है कि ये अगर जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू की है, तो मेरे ख्याल में ये जो PMLN का जो असल मकसद है इस बयान हल्फी को लिखने का, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर वो उसको ज्यादा इम्कान ये है कि वो जो मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर की जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने, तो वो वहां से उसकी अटेस्टेड कॉपी लेकर वहां उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ, मरियम और जितना भी जो भी सारा सिलसिला हुआ ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का या जो वो लीक्स के हवाले से, ये सारा उनके मुताबिक ये एक पूरी एक जानिबदाराना कार्रवाई थी, इसमें बायस था, इसमें ट्रायल कोर्ट का भी बायस था और इसमें तमाम चीजें जो है ये बायस का हिस्सा हैं। और आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसफ जरदारी साहब को उस वक्त के एहतसाब एक्ट के तहत जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने उनको जो सजा दी थी एहतसाब एक्ट के नीचे, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी, पेंडिंग थी, और उस पे फिर दरमियान में आपको याद होगा कि वो एक टेप्स आ गई थी जो कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब और जजेस के दरमियान जो गुफ्तगू थी उसको भी हिस्सा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का, जो कि SGS कोटेक्ना की अपीलें जहाँ से ज़ेर समाअत थी। और आपने देखा कि वो SGS कोटेक्ना की जो अपीलें थी वो उससे जो एहतसाब अदालत का फैसला था उसको सेट असाइड किया गया, उनको रिमांड बैक किया गया और उसमें ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि ये जो पूरी कार्रवाई एहतसाब कोर्ट में थी उसमें जानिबदारी का अंसर जो है वो बिल्कुल उमड़ के सामने आ रहा था। शखावत साहब, कथा कलामी, ये जो एफिडेविट है इसको आप कह रहे हैं कि ये पड़ा रहे, लेकिन अदालत ये कह चुकी है कि इस एफिडेविट को जमा करवाया जाए।
जी बिल्कुल, अदालत तो बिल्कुल कह रही है उनको। अच्छा, आपने तो देखा अगर होगा ये कि अदालत समाज- कह रही है और वो जमा करवा देते हैं, यानी कल गालिबन समाअत है उस केस की या जब भी, तो वो जमा करवा देते हैं तो वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ऑफ कोर्स वो तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, वो लेकिन कहीं आपको भी लिखा गया हो, अगर वो नवाज शरीफ साहब के घर में लिखा गया, ऑफिस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कोई बयान फर्क नहीं हल्फ। पड़ता। देखिए मैं आपको डॉक्टर साहब एक मिसाल देता हूँ। जी। कानूनी शहादत ऑर्डर के तहत कोई भी एक फोटो कॉपी जो होती है किसी भी रिकॉर्ड की, वो एडमिसिबल नहीं होती एविडेंस पे। अच्छा। लेकिन अगर वो उसको किसी को कन्फ्रंट करवाया जाए और वो इवन फोटो कॉपी भी अदालत उसको रिसीव कर ले, तो उसको भी एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस एफिडेविट की, इस बयान हल्फी की कोई हैसियत नहीं थी जब तक उसके लॉकर में पड़ा रहता, उनके पास पड़ा रहता, उसकी कोई, मैं नहीं समझता कि अहमियत है। उसकी अहमियत उस वक्त शुरू होगी कि वो जब किसी भी जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, और जो चीज जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की तस्दीक शुदा नकल कोई भी हासिल कर सकता है। अच्छा, ये जब रिकॉर्ड का हिस्सा तो फिर बना रही है ना अदालत, जब मंगवाया है उनसे तो ये बनेगा फिर हिस्सा। ऑफ कोर्स ये तो उससे बन जाएगा। अच्छा, ये हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या इसका फायदा इस सूरत में हो सकता है, मैं बिल्कुल एक आपसे खुल के सवाल कर रहा हूं, क्या इस का फायदा अगर ये नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा या मुस्लिम लीग नून ये स्टैब्लिश कर देती है कि ये यानी किसी भी तरह से क्या सजाओं, ये नाहलियत की सजाएं खत्म हो सकती हैं? क्या कोई भी ऐसा लेकिन कानूनी डॉक्टर रास्ता बात है? ये है कि एक बात आपको एक जेहन में रखनी चाहिए जी कि जो कि एवन फील्ड अपार्टमेंट के जो फैसला जिन्होंने दिया था अरशद मलिक मरहूम जज साहब ने, जी उन्होंने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जो टेप सामने आई थी, और उन्होंने भी एक बयान हल्फी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया था, और वो भी अपीलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये PMLN की एक सियासी और कि इसको भी उसी अपीलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, और वहां पे ये साबित किया जाए कि ये जो ट्रायल कोर्ट थी अरशद मलिक साहब मरहूम ने जो फैसला दिया था वो भी दबाव का। हेलो, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हुई, जरा लाइन दोबारा मिलेगा। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात शाखावर साहब कर रहे हैं, जरा टेलीफोन लाइन दोबारा मिलाइएगा अगर बात हो सके। जी जी, मिला रहे हैं सर। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि ये जो है ये नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में है या बाहर है, तो ये बात उन्होंने की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा अगर ये बन गया तो उसके बाद जो है वो उस तरह से मुस्लिम लीग नवाज इस मुकदमे को लेकर चल सकती है जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा और जरदारी साहब के वो दरमियान में कैसेट आ गया था, जो कि मलिक कयूम साहब की गुफ्तगू हो रही थी गालिबन, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के साथ थी या जो भी उसमें या उनके साथ थी, मेरे ख्याल से सैफुर रहमान साहब के कोई ऐसा कैसेट आया था दरमियान में। तो उसके नतीजे में फिर अदालत ने उस फैसले को खत्म कर दिया था, वो कोटेकना वाला फैसला। ठीक। और उसमें ये कहा था कि इसमें शाखावर साहब हमारे साथ जी शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी वालेकुम। अच्छा नहीं शाखावर साहब, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये नाहलियत की सजाएं खत्म हो सकती हैं? सीधा सवाल। जी, नाहलियत की जहाँ तक वह है मैं आपको बताता हूँ, वो तो उनकी नाहली तो जुड़ जाती है जब किसी भी शख्स को कोई सजा हो जाती है तो वो तो नाअहल हो जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल करार दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि जब वो उनके खिलाफ ये जो पैनामा लीक्स के हवाले से समाअत चल रही थी। अच्छा। कि जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो एक अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, अगर उसको उन्होंने अपने उसमें रिटर्न्स में या अपनी स्टेटमेंट में शो नहीं किया, तो वो चूंकि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट था, इसलिए जो बंदा कंसील करता है किसी भी चीज को तो वो जो है नाअहल हो जाता है कोई भी मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनकी नाअहली हुई थी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अरसे से कुछ 5-6 पिटिशंस पड़ी हुई हैं जो कि इस नुक्ते पर हैं कि जो आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो लोग नाअहल करार दिए जाते हैं
मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए, तो उसमें बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ नाअहलियत खत्म हो जाती है। मसलन अगर कोई कौमी असम्बली का मेंबर या सेनेट का मेंबर कोई गैर मुल्की शहरियत अगर एक्वायर कर लेता है तो वो आर्टिकल 63 के तहत नाअहल हो जाएगा। और अगर किसी को तौहीन अदालत में किसी को सजा हो जाती है तो सजा कंप्लीट करने के 5 साल के बाद वो फिर अहल हो जाएगा, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस पे हुआ। अच्छा। या किसी को फौजदारी मुकदमे में कोई सजा हो जाए और उसमें भी 5 साल पूरे हो जाएं तो वो फिर 5 साल पूरे करने के वो 5 साल के बाद वो आइन के तहत दोबारा जो है वो अहल करार दे दिया जाता है। तो इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ पिटिशंस में लीव ग्रांट कर चुकी है और ये मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी इम्कान है कि ऐसी पिटिशन आ जाए और उन्हीं पिटिशंस का हिस्सा बन जाए, या जो जहांगीर तरीन साहब है वो भी इसी किस्म की एक पिटिशन ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार भी ला रही है पिटिशन, मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट बार भी ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बेंच तश्कील देकर इस नुक्ते की वजाहत जो है वो कर सकता है कि क्या किसी को एक फैक्ट छुपाने के जुर्म में ताउमर जो है वो नाअहल करार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ला रही है पिटिशन? हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन भी ला रही है और पाकिस्तान बार काउंसिल में भी सुना है कि वो इस तरह की कोई पिटिशन जो है वो ला रही है, लेकिन वो पहली पिटिशन नहीं होगी, उससे पहले भी इस तरह की पिटिशन जो है वो ऑलरेडी ज़ेर तजवीज़ है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर उस सूरत में एक लार्जर बेंच बनेगा? देखिए वैसे तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच भी किसी भी आईनी दरखास्त को देख सकता है। अच्छा। लेकिन जहां पे इतना इंपॉर्टेंट नुक्ता, कानूनी नुक्ता इन्वॉल्व हो तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि वो लार्जर बेंच कम से कम 5 रुकनी बेंच जरूर सुनता है ऐसे आईनी नुक्ते को। अच्छा, एक बात, अच्छा मुझे एक थोड़ी सी बात जरा वजाहत करें, ये जो नाअहल करार दिया जाता है ये अदालत करती है या इलेक्शन कमीशन करता है? पावर से देखिए बात ये है कि जो आर्टिकल 62(1)(f है उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस शख्स को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने ये करार दिया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है, अच्छा, तो वो नाअहल हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और इवन जहांगीर तरीन साहब हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिटिशंस के उसमें जो है वो नाअहल करार दिया है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मैं समझ गया, ठीक है। यही जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीव भी ग्रांट की हुई है कि हम इस नुक्ते को देखेंगे। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि अभी अगर पाकिस्तान बार काउंसिल ऐसी पिटीशन लेके आता है या सुप्रीम कोर्ट बार लेके आती है तो इसका गालिब इम्कान है कि वो ऑलरेडी पेंडिंग पिटीशंस और नई पिटीशंस यकजा होकर इसके लिए कोई बेंच तश्कील दिया जाए और इस आईनी नुक्ते की वजाहत के लिए जो है वो समाअत हो और उसका फैसला कर दिया जाए। अच्छा, शखावत साहब, एक सीधा सवाल आपसे, क्या नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की नाअहलियत खत्म हो सकती है? देखिए जो कानूनी तौर पे क्या खत्म हो सकती है? मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि उनको तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने वैसे नहीं किया, उनको तो एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने सजा दी है। अच्छा। जिसके नतीजे में वो नाअहल है। अगर वो कल उसमें से बरी हो जाती हैं तो वो नाअहलियत तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भी सजा दे रखी है जिसकी अपील ज़ेर समाअत है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने पैनामा लीक्स के केस में भी उनको डिक्लेयर किया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो वो तब ही अहल हो सकते हैं कि जब वो दोनों हर्डल्स अबूर कर लेंगे, और खास तौर पे अगर वो यहाँ से बरी भी हो जाते हैं अकाउंटेबिलिटी के केस में से, तो फिर भी उनके खिलाफ वो उनके ऊपर वो कदगन जो है सुप्रीम कोर्ट वाली रहेगी, और वो तब ही खत्म हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर दे कि एक गलत बयानी करने पर या किसी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के ऊपर अगर किसी को नाअहल करार दिया जाता है तो वो ताउमर नहीं हो सकता, उसका भी कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जिस तरह के और कैटेगरीज नहीं, यानी कंसीलमेंट के से हटके ये जो एफिडेविट है ये भी फिर उसमें काम आ सकता है कहीं? नहीं, ये एफिडेविट मेरा ख्याल है कि ऑल टुगेदर और चीज है, ये एक सपोर्टिंग फैक्टर जरूर हो सकता है कि इससे अच्छा। ये फायदा जरूर उठाया जा सकता है कि वो अपने इस मौकफ को पेश करें कि ये पूरा जो कार्रवाई हुई है, उनको सजाएं जो हुई हैं, वो जानिबदारी और बायस का नतीजा है। अच्छा, फिर मैं अब आखिर में क्लोजिंग बात आपसे,
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कानूनी तौर पे ये नाअहलियत खत्म हो सकती है? जी देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि एक तो वो सजाएं अगर खत्म हो जाए, अपील कोर्ट उनको बरी कर दे, वो एक कतरन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नायल करार दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको रिविजिट कर सकती है, और वो जो पिटीशंस हैं कर सकती है, यानी कर सकती है, हो सकती है, बिल्कुल। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी आइन और कानून की वजाहत कर सकती है। अच्छा, क्योंकि वजीर आजम साहब ने ये पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि सजाएं खत्म हो जाएं, तो यानी आप कह रहे हैं कि हो सकता है। जी देखे ना, एक तो वो बरी हो जाए, वो जो बरीयत, जो सजा की वजह से उनकी नाअहलियत है, वो तो बरीयत के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का, जैसे मैंने कहा, और जहांगीर तरीन साहब का भी, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की वजह से नायल करा दिया गया आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। ठीक है। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि इसकी कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए और ये ताउम्र जो है नाअहलियत नहीं होनी चाहिए, तो फिर उससे तो अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे उम्र कैद की जो सजा है उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है गालिबन। हाँ जी बिल्कुल, उम्र कैद की सजा की भी ड्यूरेशन है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, नहीं जी जी ठीक है, ठीक है शाखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये तो बड़ी कुछ सनसनीखेज किस्म की सूरत हाल चल रही है फिर कानूनी तौर पे, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा कि ये कहीं पर भी एफिडेविट साइन हो जाए तो उसकी कोई मेरा तो खैर मैं ये समझ रहा था कि शायद वो ऑफिस में साइन हुआ है या कहीं बाहर हुआ है तो फर्क है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, कानूनी तौर पे उसकी वो एक ही हैसियत नहीं है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि जैसे बायस जाहिर हो जाए किसी तरह, यानी मुस्लिम लीग नून ये साबित करवा दे किसी तरह एफिडेविट दे के कि जी ये इसमें कहीं बायस का शुबा है, तो उसमें फायदा हमेशा जो है वो अपील करने वाले को होता है, ये बात। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, और वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी पिटीशंस पड़ी हुई हैं जिसमें कहा गया है कि उसकी एक मुद्दत फिक्स कर दें कि इतनी मुद्दत के बाद जो है वो सजा खत्म हो जाती है। तो ये एक अब बड़ा एक पेचीदा तो नहीं कहूँगा मैं, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर मास हुकूमत की तरफ से क्या आते हैं, अदालत की तरफ से क्या आते हैं, मामला अदालत में किस तरह चलता है। लेकिन यहाँ से एक मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा सा एक चीज़ चाहिए थी इसमें कि मुस्लिम इसमें हुकूमत अगर मैं बहरहाल उनके मैं क्या मशवरा दूँ, गवर्नमेंट के जो यानी जो हुकूमती ज़ोमा है, वज़ीर आज़म ने तो बात पूछी ना, उन्होंने उनके तक रमास आया कि कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत सी हुकूमती शख्सियात को शायद इसमें बहुत ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला जो है ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है वो राना शमीम को कोस रही है, गलत साबित कर रही है, और मतलब ये अदालत मतलब हुकूमत बिल्कुल अगर कुछ करना भी था तो साइड पे रह के वो ग्रे जोन के अंदर जो है ना, ग्रे जोन एरिया में बिलो द रेडार वो अपना काम करती, वो सामने आके या अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर कोई बात कर लेते या वजीर कानून बात करते। लेकिन वो जिस तरह वो बड़ी अच्छी इस पे पहले मुर्तज़ा शाह साहब की स्टोरी आई और फिर इरफान हाशमी जो बड़े यंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी कल की थी। लेकिन वो मसला ये है कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो है वो कोर्ट में इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है वो इसको ऑलरेडी कह चुकी है कि जमा करवाया जाए, और कल या परसों गालिबन उसकी समाअत है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर मुस्लिम लीग नून अब देखते हैं कि इसको किस तरह से इस एफिडेविट को ये कहीं पर भी साइन हुआ है तो बकौल शाह खावर साहब के इसकी कोई इम्पोर्टेंट होगा ये कि वो कहते हैं कि फोटो कॉपी भी मतलब वो बंदा कहे कि मेरे सामने साइन हुआ है इस पर। अच्छा, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात होगी, बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी, और ये फिर यहाँ पर आने वाले दिनों में सियासत जो है और अदालती फैसले और सियासत और बाकी सारे मामला जो हैं ये बड़ी एक बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, और इसमें जो है वो आज वो भी वजाहत हुई कि कोई डील या कोई बात तो नहीं हो रही, वो नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि कोई डील नहीं हो रही। नहीं, बिलावल साहब ने तो कहा कि डील की बातें चल रही हैं, और देखें हम तो डील हमने तो आज तक नहीं, हाँ, तो मसला ये है कि वो तो आज बेनज़ीर भुट्टो साहब के 14 साल हो गए उनकी शहादत को, और आज उनकी 14वीं बरसी थी। तो एक ऐसा खला है जो पाकिस्तान की सियासत में पूरा नहीं हो सकता, और मतलब उसके बाद एक ऐसा आप समझें कि एक हिजान सा
पैदा हुआ, मुल्की सियासत में भी और एक खित्ते में भी, मतलब एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो एक बात की है ना कि काश ये दिन ना होता, मतलब वो एक मेरे ख्याल से एक जुमला ऐसा है जो जिसको मैं जिसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के को हम खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा उस पूरे अरसे को मैंने कवर भी किया है, तो मैं बस दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन यह है कि ये बात जो है ना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि आने वाले दिन ऐसे दो तीन बातें देखें। इमरान खान साहब ने आज तो ये कौमी सलामती का हो गया, ये कौमी सलामती पॉलिसी सामने आएगी तो इस पर बहस हम कर लेंगे। लेकिन दूसरी जो बात है ना, ये इश्यूज बड़े इंटरेस्टिंग और बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पूरे खत्ते में। मिसाल के तौर पे ये पुतिन और यूक्रेन का मामला ख़राब हो रहा है, यूक्रेन का मामला ख़राब हो रहा है। यहाँ पे अमेरिका में जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं या नेटो में या मशरिक़ वस्ता में, वो आधे कह रहे हैं कि हमला करेंगे पुतिन, आधे कह रहे हैं हमला नहीं करेंगे। पुतिन ने जो है वो एक टाइम लाइन फिक्स कर दी है कि जैसे ही अगला साल शुरू होता है तो फौरी तौर पर मुझे बताया जाए कि जो आपने कमिटमेंट्स मेरे साथ, रिटर्न कमिटमेंट्स मुझे आप करके दें कि आप ईस्टर्न यूरोप में और यहाँ पे कॉकसस के इलाके में और यहाँ पे नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी। उन्होंने फिनलैंड को भी ऐड कर लिया है। अच्छा। पहले उन्होंने जॉर्जिया यूक्रेन को किया था, अब उन्होंने फिनलैंड और स्वीडन के बारे में भी कह दिया है कि इन दोनों मुल्कों को भी नेटो, ये हमें बताया अमेरिका के नेटो यहाँ पर इनको अपना रुकन नहीं बनाएगा आगे फ्यूचर में। और यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि ये वहाँ पर जो फर्स्ट ऑफिशियल डे होगा रशिया में, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो क्रिसमस है वो डिफरेंट डेज पे, तो वो होगा 10 जनवरी से। तो जस्ट 10 जनवरी के बाद वो कह रहे हैं फौरी तौर पे, अच्छा पुतिन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से खामोशी है। पुतिन की तरफ से कहा गया है, रशिया की तरफ से, कि पुतिन बाइडेन के साथ मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो अपने सफारती और अपने अस्करी हुकाम की एक मीटिंग चाहते हैं फौरी तौर पर अमेरिका के साथ। और अगर वहां से जवाब नहीं आया तो वो फिर अपने फौजी माहिरीन से मशवरा करके, अस्करी माहिरीन से मशवरा करके आगे स्टेप लेंगे। दो खबरें ऐसी हैं जो कि जिन्होंने आप समझें कि पूरे इस खेल को पेचीदा बना दिया। एक खबर जो है वो है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, डेविड नीशे जबरदस्त हैं, जो भी दुनिया में लोग हैं वो उनको जानते हैं, उनको इल्म है कि वो किस कदर उनका जो ऑपेड होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेज बैकिंग यूक्रेन इंसर्जेंट्स इफ रशिया इन्वेड्स, यानी ग्रे जोन वॉर होगी। वो कह रहे हैं कि ग्रे जोन वॉर होगी, और ग्रे जोन वॉर का मतलब ये है कि यूक्रेन के अंदर तकरीबन जो है वो गुरिल्ला वॉर के लिए हम तैयार हैं, ठीक है, अगर वहां पे हुई, और वेपन्स दिए जाएंगे यूक्रेन के अंदर। और सीआईए जानती है ये काम करना, सीआईए पहले भी कर चुकी है, और यूक्रेन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। उसी तरह से स्टिंगर्स जैसे 79 से 89 में अफगानिस्तान में दिए गए थे, सीआईए को पता है कि कैसे। तो एक तरह से बहुत अजब किस्म का ये वॉशिंगटन पोस्ट में आया। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट में आता खाली तो मैं इसको नजरअंदाज कर देता, लेकिन ये 2-3 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट में आया, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया। और वो ये कह रहे हैं, जो 10वीं स्लाइड है हमारी, कि ट्रेनिंग सिविलियंस यूक्रेन नर्चर द रेजिस्टेंस इन वेटिंग। अच्छा, यानी वो कह रहे हैं कि ईस्ट यूरोपियन नेशन जो हैं उन्होंने एक लेसन सीखा है अमेरिका की वॉर जो हुई है लास्ट डिकेड्स में, कि वॉलंटियर्स को वहां पे रशिया के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और असला दे दिया जाए और गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी जाए अगर इन्वेजन हो। अच्छा, ये बहुत अजब बात है कि वॉशिंगटन, अच्छा यहां पर जो डेविड ने इस्तेमाल किया है, डेविड नेशन ने, उसने ग्रे जोन का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ग्रे जोन में जंग करना ज्यादा आसान है। अच्छा, अब ग्रे जोन वॉरफेयर में अगर ये जंग शुरू होती है, और इस तरह से खुद अमेरिका कह रहा है कि, यानी अमेरिका तो नहीं कह रहा, लेकिन उनके दो मेन अखबारों में यह है कि पेंटागन की सोर्सेज ने, सीआईए के सोर्सेज ने हमें बताया कि हम ऑलरेडी वहां पे 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं यूक्रेन में, और इतना ही तकरीबन हम असला पहुंचा चुके हैं। ये बात कहना जो है वो बड़ी अजब सी बात है। अगर ये होता तो खामोशी से होता, इसको पब्लिकली कहने का मतलब ये है कि वहां पर यानी अब या तो प्रोवोक हो पुतिन के, अच्छा ये ऑलरेडी हो रहा है, और पुतिन जो है वो पहले ही वो कहें कि अच्छा ऑलरेडी मौजूद है ना, सीआईए करे। तो ये यहां पर ट्रिकी मामला हो रहा है, ये मामला खराब हो रहा है। और उस खराब होने के नतीजे में देखें, इसका जो भी कहें पाकिस्तान पे और इसके इंडिया पे और वस्ती एशिया पे, 26 तारीख को रिपब्लिकन डे है, इंडिया का रिपब्लिक डे है,
और रिपब्लिक डे जो है उनका 26 जनवरी को होता है, क्योंकि उस 1950 में 26 जनवरी को उनका पहला जो आइन है वो उनका आइन मंजूर हो गया था। 49 में लिखा गया था, 50 में उनका आइन मंजूर हो गया था, तो 26 जनवरी को उनका मनाया जाता है। उस दिन उन्होंने 5 वस्ती एशिया के रहनुमाओं को बुलाया, लेकिन उससे पहले पहले बहुत कुछ तय होना है, बहुत कुछ तय होना है, ठीक है। खासतौर पर यूक्रेन का मामला तय होना है कि यूक्रेन कहां जा रहा है, क्योंकि पुतिन बहुत इसमें बहुत ज्यादा जो है वो इसमें एक्टिवली बार बार अपील कर रहे हैं। और आज उनकी जो विक्टोरिया न्यूलैंड है, जो उनकी अंडर सेक्रेटरी हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड ने चंद रोज पहले बात की थी कि पुतिन जो है वो दोबारा यूएसएसआर बनाने जा रहे हैं, यानी दोबारा वो चाहते हैं कि सोवियत यूनियन बन जाए। तो आज उनकी तरफ से उनकी जो स्पीकर हैं उन्होंने ये बात की दोबारा कि जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब आप देखें ना, CGTN छठी स्लाइड, रशिया वॉन्स ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, फिनलैंड और नेटो को स्वीडन ज्वाइन करता है। और फिर उसके बाद जो है वो स्पीकर जो है उन्होंने कहा है कि जी एक्टिव मिलिट्री कॉलोनाइजेशन हो रही है यूक्रेन की नेटो से। और तास में जो उनके सीनियर डिप्लोमेट हैं, यानी उनके वजीर खारजा जो हैं रशिया के, लॉरोव जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेटो में हमारे जाने का कोई इम्कान नहीं है। यानी क्या किसी मरहले पे, जो 5वीं स्लाइड है, क्या किसी मरहले पे रशिया को ऑफर किया गया कि आप नेटो का हिस्सा बन जाए? तो ये तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का की ऑफर हुई है अगर रशिया को हुई है कि कोई किसी किस्म का नेटो में जाने का, वो कह रहे हैं हमारा इरादा नहीं है, नेटो तो बना ही उनके अगेंस्ट था। अच्छा, यहां पर मैं देखें एक्सीडेंटल वॉर्स से हमेशा मैं बात करता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब इतनी सारी फौजें जमा हो, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, मतलब आप समझ लें कि 19वीं सदी से ही यूरोप इंतजार का शिकार था। बगावतें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अचानक जो है एक वाकया पेश आता है, और अचानक एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन जो उनके आप समझें कि जो उनके वलीअहद हैं ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के, उनके वलीअहद को जो है वो गोली मार दी जाती है, फर्दिनैंड को। और फर्दिनैंड को उनकी अहलिया सूफिया के साथ वो आते हैं, और वहाँ पर सराजेवो के इलाके में वो एक बोस्नियन जो है, वो बोस्नियन नौजवान जो है, बोस्नियन सर्ब, वो उनको गोली मार देता है। और गोली मार देता है, और उसके नतीजे में फिर वो जंगें छिड़ जाती हैं, क्योंकि रशिया और जो है वो इंग्लैंड, और उस जमाने के अखबार देखें जरा, ये देखें ना, वॉर शुरू होती है, और वॉर शुरू इस तरह से होती है कि वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन थ्रोन, अगर इसको थोड़ा बड़ा करें उस जमाने के, ये न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाते हैं ना आपको, तो ये जो फ्रांसिस फर्डिनेंड है और उनकी अहलिया, ठीक है, डचेस, उनको एसेसिनेट कर दिया गया जब वो ड्राइव कर रही हैं रोड के ऊपर। इन दोनों को गोली मार दी उस लड़के ने, उसको 1918 में वो जेल में मर गया था, वो यंग लड़का जो था जिसने गोली मारी थी। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रियाज थ्रोन इज स्लेन, ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है उस तारीख का। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जंग तो छिड़ गई, ठीक है ना, 28 जुलाई 1914 को ये जंग छिड़ गई। लेकिन उस जंग छिड़ने के बाद जो है वो देखें, इसमें पूरा यूरोप तबाह हो गया, इसमें यूरोप तबाह हो गया, एम्पायर्स टूट गई। अगर आप वो नक्शा देखें, एक नक्शा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप पहली जंग अजीम से जंग शुरू होने से पहले और 4 साल बाद का नक्शा देखें तो पूरा यूरोप तब्दील हुआ हुआ है। इसमें ऑटोमैन एम्पायर है, उसमें ऑटोमैनियन, ऑस्ट्रियो हंगेरियन है, उसमें ऑस्ट्रियो हंगेरियन टूट गया, उसमें जर्मन है, जर्मन का साइज छोटा, मतलब पूरा नक्शा बदल गया 3-4 सालों में। और एक्सीडेंट से शुरू हुई या पहले से बहुत सारा कुछ पनपरा था जिसने अचानक इस जंग को, ये एक्सीडेंटल वॉर जो है बहुत ज्यादा अगर कशीदगी हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिटलर जो है उसने पोलैंड पे चढ़ाई कर दी। उसको अखबार देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे कटिंग्स हो उनकी, या उस वक्त के जो आर्काइव्स में हम देखें तो ये होता है कि वो वॉर बिगिंस। अच्छा, वो जर्मन जो है वो कह रहे हैं कि पोलैंड में जाएंगे, किस्सा यहां मुक जाएगा। लेकिन किस्सा नहीं मुकता, क्योंकि नाजी प्लेन्स ने जैसी बॉम्बिंग की है पोलैंड के ऊपर, ये जंग शुरू हुई है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू ऐसे हो रही है, ये खत्म कहां हो रही है? जाके न्यूक्लियर वेपन्स पे, जापान पे। ये यूरोप में शुरू हुई है। अच्छा, जर्मन, अब एलए टाइम्स देखें उस दिन का, ये वो एक्स्ट्रा का मतलब ये कि जमीमा छपा है, ठीक है, जमीमा जो जितना होता है ना वो सप्लीमेंट छपते हैं, तो उस वक्त ये ऊपर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो उस दिन जमीमा छपा है, क्योंकि दिन का अखबार छप चुका है, दोपहर में कहीं जाके ये खबर आई है, तो बट रहा है जगह जगह कि जनाब जर्मन ट्रूप्स इन्वेड्स पोलैंड, नाजी बॉम्ब वॉर्सो। अच्छा, और उसके बाद जो है इसमें वॉर डिक्लेयर्ड ऑन जर्मनी, ठीक है ना। अब ये जनाब संडे एक्सप्रेस है,
और ब्रिटेन जो है वो उसका जो अल्टीमेटम था वो हिटलर ने, और ब्रिटेन कूद गया बाद में फ्रांस आ गया, फ्रांस ये सारे कूद गए एक तरफ, और चैम्बरलेन ने जो है वो एम्पायर को बताया है ये सारा। तो अब आप ये देखें कि एक छोटा सा वाक्य है और वो फैलते 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 उसमें मशरिक वुस्ता भी आ गया, उसमें एशिया भी आ गया, उसमें जापान भी आ गया, उसमें ये भी। ये जब इतनी सारी फौजें जमा हो जाएं वहां पर सफारतकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा पाकिस्तान में हर बाहर का बंदा लेते ऐसा पूछ रहा है कि जी इतने इंपॉर्टेंट वाकयात रीजन में हो रहे हैं तो आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं है? यानी अगर आप इतने बड़े लेवल पे एक कामयाबियां हासिल की हैं, ओआईसी हुआ है जबरदस्त, आपका ओआईसी हुआ है, अल्लाह करे अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए, लेकिन स्टेबल नहीं है अभी भी खित्ते में वाकयात, टीटीपी के साथ कैसे बात होनी है, क्या होना है वहां पे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। सर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके खित्ते के मामलात पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। इंडिया के लिए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं जी सर, क्योंकि उस पर भी ये बात ब्रिक्स करेंगे और प्यूटिन क्या मुलाकात करवा पाएंगे? ठीक है ठीक है। ब्रिक्स और आरआईसी और सीओ 3 जगहों पे तो है ना चाइना के साथ इंडिया। बेहतर सर बात कर लेते हैं आपसे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारत के मामलात पर बात कर रहे थे कि मजीद चैलेंजेस भारत के लिए आने वाले वक्तों में पैदा हो सकते हैं और प्यूटिन का किरदार बहुत अहम होगा। ये देखें, ये बड़ा फैसला कौन, ये पाकिस्तान के ऊपर भी ये जो डिसीजन की मूवमेंट है ये पाकिस्तान पर भी आनी है, 3 महीने बाद, महीने बाद, साल बाद, लेकिन डिसीजंस होने हैं कि आपने किस तरफ रहना है। ये जो बैलेंसिंग है ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सर, ठीक है, और वो मुश्किल काम कैसे, अच्छा अब 3 फोरम्स ऐसे हैं जहां पे इंडिया और चाइना मौजूद हैं। ठीक है, एक है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की लड़ाई हो रही है, जंग है, लेकिन एससीओ में मौजूद हैं। ब्रिक्स क्या चीज है मुझे नहीं पता, मैं हकीकतन ब्रिक्स को समझने से कासिर हूं, क्योंकि उसमें ब्राजील, उसमें रशिया, उसमें इंडिया, उसमें चाइना और उसमें अफ्रीका को ऐड करना था, चूंकि तो उसमें एक साउथ अफ्रीका भी आ गया, लेकिन उसका मुझे कोई सर पैर समझ नहीं आता कि वो क्या है ब्रिक्स, मौजूदा हालात में उसका क्या रोल होगा। बहरहाल अच्छा, लेकिन जो तीसरा है वो आरआईसी है जो अभी स्टार्ट हुआ है, जिसके पुतिन ने बात की और जिसके ऊपर वहां पर ये हुआ कि वो लेके जा रहे हैं मोदी को और ये सारा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्या प्रेसिडेंट पुतिन ये सारा जो कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लैरिटी के साथ स्टांस उनको चाहिए होगा यूक्रेन के ऊपर इंडिया का, क्योंकि इंडिया मुझे नहीं पता कि उनके बाद जो लिखारी हैं वहां पे वो किस किस्म के वो लिख देते हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ उनके तज़िये वगैरह आते हैं। मैं आज एक तज़िया देख रहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि वो किस किस्म की बात उन्होंने की है, एक अजीब किस्म का उन्होंने एक जुमला लिखा है, और वो जो सॉरी उनका जो है वो इसमें शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन वो उस बड़ी अजीब सी वो उसमें बात उन्होंने ये की है कि जी रशिया और चाइना जो है वो दोनों झुक गए हैं इंडिया के सामने। और ये देखें संडे गार्डियन में क्या लिखा है, ये आप देखें कल का संडे गार्डियन, ये 17वीं स्लाइड। रशिया और चाइना जो हैं दोनों जिटरी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया तक उसकी पहुंच हो गई है। अब ये इस तरह इतना यानी फजूल किस्म की बात करना इस वक्त के वो, मतलब रशिया दरमियान में रशिया को ला रहे हैं कि वो सुलह करवाएंगे, साथ असला ले रहे हैं, साथ अखबारों में छाप। एनीवे, हैविंग सेड इट कि इसको आप वहां फैसला ये करना है कि इस पूरी पिक्चर में साइड कौन सी लेनी है, क्योंकि अब वो किस्सा है कि अब खुल के बात करने का टाइम आ गया ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि चाइना जरा थोड़े दिनों से चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट, इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये जो स्टेटस को भी रहता है चाइना वापस नहीं जाएगा। जो वाही चीज होगी वो ये कि स्टेटस को आगे नहीं आना। क्या इसको इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा? और कभी पुतिन ये नहीं कहेंगे कि चाइना से क्या पीछे हट जाए, वो जगह तो चाइना ने रखी हुई और वो एक डिस्प्यूट चलता रहेगा। क्या इस मरहले पे इंडिया इस बात पे आमादा हो जाएगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, देखें वहां पर लेबनान के अंदर ये इसराइल, ये आज अरब न्यूज ने जो लगाई उनकी है दोबारा के अरब कोलिजन ने फुटेज रिलीज की है हिजबुल्लाह की और ईरान इन्वॉल्वमेंट की यमन वॉर में।
ठीक है, ये अरब न्यूज़ की मेन, उन्होंने आज ये उनके जो अस्करी इत्तेहाद के जो सरबराह हैं उन्होंने ये फुटेज दिखाई है, जो सबूत मिल रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान जो हैं उन यानी फिर तनाव पैदा हो गया है। ये यमन में है और यमन से आपको पता है कि हुतीज ने सऊदी अरेबिया की सरजमीन के ऊपर अटैक किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान का रद्देमल आया बड़ा शदीद। ईरान के खिलाफ नहीं है, सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम अपने सऊदी अरब के अपने भाई। अब इशू ये सारा कि उस हिजबुल्लाह जो है, अगर ईरान के साथ कोई मसला खड़ा होता है इस वक्त इसराइल का जी, हिजबुल्लाह का क्या रोल होगा? कि हिजबुल्लाह क्या वो फ्रंट खोलेगी इसराइल वाला, दूसरा फ्रंट, जिसके लिए यानी उनका भी देखिए ना, वहां पर भी एक सिचुएशन बड़ी बड़ी अजीब सूरत हाल खड़ी हो रही है। और वो ये है कि इसराइल जो है वो वहां पर कह रहा है कि एक तो टॉक्स आज से शायद शुरू हो गई है जो भी उसका, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अटैक करना है ईरान पर, और इनको 10 साल पीछे लगे जाना, 5 साल पीछे लगे जाना है, आप तो यहां से मशरिक वस्ता से दाएं बाएं हो जाएंगे, इन्होंने हमें नहीं छोड़ना इसराइल को। इसराइल प्रीएम्प्ट करना चाह रहा है। अच्छा, उस इसराइल के प्रीएम्प्ट करने में अब एक सुलह हो गई थी सऊदी अरेबिया और यमन की, जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर वो दोबारा तलखी पैदा हो गई और वो आज सबूत वगैरह सामने। अच्छा, लेकिन इसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया ने कहा है कि इसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व है। अच्छा, हिजबुल्लाह अगर यमन में इन्वॉल्व है और ये सऊदी अरेबिया का, तो हिजबुल्लाह तो फिर वहां पर जो मौजूद अगर हिजबुल्लाह है तो इस जंग में फिर हिजबुल्लाह के एक्टिव, ये मैं खुद जानता हूं जाती तौर पर, हिजबुल्लाह गोलान पे भी खड़ी है, गोलान की पहाड़ियों पर सीरिया, वहां रशिया का रोल क्या होगा? क्योंकि सीरिया और लेबनान में ये ऐसे बॉर्डर्स हैं ना, तो अगर आप ये समझें कि अगर आप बैरूत में हैं और बैरूत से आपने डेमास्कस जाना है जी, तो लेबनान की जो इंटरनल सिक्योरिटी, और अगर जाहिर है कोई वीजा वगैरह तो आपको नहीं देगा लेबनान से, तो वो जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं कि जी आप जो हैं यहां से, जो मैं लास्ट विजिट था मेरा, तो मैंने जो ट्रेवल किया बैरूत से सीरिया तक, तो वो मुझे वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने, आप हमने कहा गाड़ी लेके चले जाएं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब इशू ये है ना, पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ तो वहां, और वहां पर रशिया मौजूद था। मैं आपसे बात सिर्फ सीरिया की नहीं कर रहा, मैं लेबनान में भी रशिया मौजूद था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को धन्यवाद, लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।